नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें समावेशी शिक्षा का पूरा कोर्स मात्र इस एक वीडियो में है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है समावेशी शिक्षा के बारे में तो इस वीडियो को देख लीजिए। आपके 70 to 80% कोर्स इस वीडियो से कवर हो जाएगा। इसको देखे बिना परीक्षा में बिल्कुल मत जाना। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तब भी इसको ज़रूर देख लीजिए, और अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो इसको ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल आपका समावेशी शिक्षा का पेपर है तो इसको जरूर देखिए। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, सांस्कृतिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी बालकों को एक समान शिक्षा देना, ऐसी शिक्षा देना है जिससे वो अपने जीवन को सफल बना सके, अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकें। और ऐसी शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि अगर किसी का पैर खराब है तो उसको दूसरी शिक्षा दी जाए, किसी को सुनने में समस्या है तो उसको दूसरी शिक्षा दी जाए। नहीं, ये सभी मिलाकर, सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर ये शिक्षा प्रदान की जाती है। इसी को समावेशी शिक्षा कहा जाएगा। अगला देखिए, मंदबुद्धि बालकों की मानसिक विशेषता बताइए। तो मंदबुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बालकों से कम होती है। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती हैं। स्मृति विस्तार और ध्यान विस्तार कम होता है। निर्देशन की अगर बात करें तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। अगर कोई बालक को कोई समस्या है तो वो अपने टीचर से कहता है या फिर जो उसको निर्देशित कर रहा है उससे कहता है। तो वो जो निर्देशित करने वाला है, निर्देशक जिसको हम कहते हैं, वो उस समस्या से बाहर निकालने का तरीका बताता है। वो समस्या को स्वयं सॉल्व नहीं करता है लेकिन कुछ विधियाँ बता देता है जिससे छात्र उन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। वंचन का क्या अर्थ है। वंचन जीवन की वह ऋणात्मक दशा है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक है। किसी चीज़ से रहित होना वंचन कहलाता है। समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण हैं। अनुवांशिक कारण, बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन। शारीरिक कारण, बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना। ये सब समस्यात्मक व्यवहार के कारण। संवेगात्मक कारण क्या है। अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन। सामाजिक कारण, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता के मत, टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें। इस वीडियो में हम पिछले क्वेश्चन को भी कवर करने वाले हैं। जो पिछले क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, आपके साथ शेयर करेंगे वो सब क्वेश्चन। सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर रखना और अच्छे मूल्यों को सीखना। छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखो। 2 विधियों के नाम पूछे जा रहे हैं। 5 विधि यहाँ देख लो, जो आपको दिमाग में अच्छे से आ जाए परीक्षा में आप वही लिखना। व्यक्तिगत तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा, स्थापन सेवा और अनुवर्तन सेवा। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे किसे कहते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितने से कितने के बीच में होती है। नीचे कमेंट में बताइए अगर आपको आता है। सामान्य बालकों की जो बुद्धि लब्धि है इनसे ऊपर होती है प्रतिभाशाली बालकों की। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से 190 तक होती है। सोचिए वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। अब वंचित बालकों से क्या अभिप्राय है। अब वंचित बालक वे हैं जिन्हें वे सुविधाएं ना मिल रही हों जो उन्हें मिलनी चाहिए, अर्थात जो उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हों, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित बालक, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अपवंचित बालक। तो अब वंचित बालकों को समझ गए आप, वो कौन से बालक होते हैं। उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए, या फिर उनके अन्य साथियों को वो सुविधाएं मिल रही हैं और किसी साथी को नहीं मिल रही है, तो वो अपवंचित बालक की श्रेणी में आएगा। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, अभी मैंने बताया था 140 से ऊपर होती है। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से 190 के बीच में होती है। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। तो दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सकें। दृष्टिबाधितों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि महान उपलब्धि है।
6 विभिन्न उभरे हुए बिंदु संकेतों के माध्यम से यह लिपि मोटे कागज पर अंकित की जाती है। दोनों हाथों की अनामिका के अग्रभाग से बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जाता है। तो इस पूरे का मतलब ये समझो कि यहाँ पर एक पेपर होता है, पेपर में 6 बिंदुओं से लिखे होते हैं, ठीक है, और उसको कहते हैं ब्रेल लिपि। उसी ब्रेल लिपि को टच करके जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो उसको टच करके पढ़ते हैं। और इनका पूरा कोर्स होता है, जैसे आप देख के पढ़ रहे हो वैसे उनका ब्रेल लिपि से पूरा कोर्स होता है। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष और वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। देखो इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र भी हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बुद्धि लब्धि आखिर कैसे निकालेंगे, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है, तो इसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करो। तो वो भी आपको हम आगे बताने वाले हैं। विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है वे कक्षा के सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते। ये बालक प्रतिभावान भी होते हैं और मंदबुद्धि भी। सीधा सा मतलब ये समझो, विशिष्ट बालक वे बालक हैं जो सामान्य बालकों से अलग हैं। सामान्य बालकों के अलावा जितने भी बालक आते हैं वे सभी विशिष्ट बालक में होते हैं, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, वो सब विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आएंगे। विशिष्ट बालकों में निम्न विशेषताएं होती हैं: भिन्नता, विचलन, आयाम और नियमित शिक्षण। तो विशिष्ट बालक कौन होते हैं ये सब आपको पता चल गया। सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किन्हीं 2 परीक्षणों का उल्लेख करो। परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं: शाब्दिक, अशाब्दिक और शाब्दिक अशाब्दिक। सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण और गणित सृजनात्मक परीक्षण। आगे देखते हैं, शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण लिखो: निम्न सामान्य बुद्धि और परिवार का वातावरण। अगर सामान्य बुद्धि जो उसकी है वो कम है तब भी वो शिक्षा में पिछड़ जाएगा, और अगर परिवार का वातावरण नहीं है पढ़ाई का तब भी बालक पढ़ाई में पिछड़ जाता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक दोष, वंशानुक्रम, परिवार की निर्धनता आदि कारण भी हैं। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है, जैसे चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, ये समस्यात्मक बालक हैं। कुल मिलाकर ये समझो, जो बालक समस्या उत्पन्न कर दें वो समस्यात्मक बालक हैं। जैसे चोरी कर रहे हैं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, झूठ बोल रहे हैं आपसे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, तो ये सब समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आएंगे। बाल अपराध रोकने हेतु 2 प्रमुख उपाय लिखो। घर, विद्यालय तथा समाज में बालक को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करना, अपराधियों की संगत से दूर रखना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना बाल अपराध रोकने हेतु आवश्यक है। अभिभावकों को भी इस हेतु निर्देशित किया जा सकता है। निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, परंतु ऐसी विधियां बताता है जिसका प्रयोग करके बालक इन समस्याओं से स्वयं सुलझ सकता है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक और प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा भिन्न है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रम के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर जुआल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। जब कोई व्यक्ति स्वयं अपना निर्णय नहीं ले पा रहा है तो उसको किसी परामर्श की जरूरत होगी। जैसे आप हैं, आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो हो सकता है आप अपने टीचर के पास जाएं, हो सकता है आप अपने पिताजी के पास जाएं, तो वो परामर्श आपको देंगे कि कोई समस्या का हल कैसे निकालना है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन एवं परामर्श में 2 प्रमुख अंतर लिखो। निर्देशन सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि परामर्श एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल ये समझ सकते हो, जैसे कोई मीटिंग होती है तो वहाँ पर आप देखेंगे ढेर सारे लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर निर्देशित किया जाता है, तो वहाँ पर वो सामूहिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है। समूह में भी ढेर सारे लोगों को एक साथ निर्देशित किया जा सकता है या अकेले अकेले भी। लेकिन जो परामर्श होता है, जैसे डॉक्टर है आपको परामर्श करता है, कोई समस्या का, कोई रोग का निदान करने के लिए आपको कुछ परामर्श देता है, तो वो एक बार में एक ही पेशेंट को अंदर लेता है।
निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है, जबकि परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन हेतु सक्षम बनाया जाता है। शैक्षिक समावेशन से आपका क्या आशय है? शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं, अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक व प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। मानसिक रूप से मंदित बालक किसे कहते हैं? मानसिक मंद का अर्थ है औसत से कम मानसिक योग्यता। मानसिक मंद बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है, अतः उनमें विभिन्न मानसिक शक्तियाँ कम विकसित होती हैं। इन्हें अधिगम अक्षमता वाले बालक भी कह सकते हैं। दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों की दो विशेषताएं बताओ। दृष्टिबाधितों की मानसिक योग्यता, ये बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते। दृष्टिबाधितों की भाषा का विकास, ये भाषा दोषी नहीं होते हैं। सुनना तथा बोलना इनकी भाषा के प्रमुख कौशल हैं, क्योंकि इन्हें दिखाई तो देता नहीं, तो ये लोग सुनना और बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। दृष्टिबाधितों के सामाजिक व समायोजन संबंधी कार्य, इनमें व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर 3 विशेषताएं लिखी हुई हैं दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों की। निर्देशन को परिभाषित कीजिए। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। परामर्श में सहयोग देने वाली किन्हीं 2 संस्थाओं का नाम लिखो। पहला है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश, जो कि प्रयागराज में है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला है समावेशी बालकों का अधिगम जानने हेतु प्रयोग किए जाने वाले 2 उपकरण बताओ। बुद्धि लब्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। समावेशी शिक्षा का अर्थ बताओ। ऐसी शिक्षा जिसमें छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। समावेशी शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वासन करना, यानी जितने भी लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं उन सभी बालकों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा किस प्रकार के बच्चों पर अपनाई जाती है? इस प्रकार की शिक्षा कार्यशील बच्चों, निम्न जाति के बच्चों आदि पर अपनाई जाती है। शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं, ये इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? वह बालक जो अपनी किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होता, वह समावेशी बालक की श्रेणी में आता है। तो सीधा सा मतलब यहाँ पर है, अगर किसी बालक के अंदर शारीरिक अक्षमता है और वो वह काम नहीं कर पा रहा है, वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा जो सामान्य बालक कर रहे हैं, तो वो समावेशी बालक की श्रेणी में आएगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक से आप क्या समझते हैं? ऐसे बालक जिनका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में अलग होता है, वह विशिष्ट बालक कहलाते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था, विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, या तो दृष्टिबाधित बालक हो, किसी भी प्रकार से शारीरिक अक्षम से हो, चाहे बहुत अच्छे हों। अब वंचित बालक के कितने प्रकार है? सामाजिक रूप से वंचित बालक, आर्थिक रूप से वंचित बालक, शैक्षिक रूप से वंचित बालक। पिछड़े बालक से आपका क्या आशय है? जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं, सामान्य छात्रों से पीछे रहते हैं, उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। पिछड़ेपन के 2 प्रकार हैं, वैयक्तिक और सामूहिक। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110 के बीच में। ये मैंने क्वेश्चन अभी आपसे पूछा था और आपने निश्चित रूप से इसका आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया था इसका मतलब आपको नहीं मालूम था, तो आपको अब पता चल गया होगा। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से अधिक। पिछड़े बालकों की एक विशेषता बताइए। उनकी जो सीखने की गति होती है वो बहुत धीमी होती है। अपवंचन क्या है? अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है। ये 1 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। दृष्टिबाधित बालकों को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? इनको 2 भागों में बांटते हैं, आंशिक दृष्टि से बाधित बालक, पूर्ण रूप से अंधे बालक। अगला है, आंशिक दृष्टिबाधित बालक कौन होते हैं? वह बालक जो बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। आंशिक दृष्टिबाधित बालक, जैसे आपने देखा होगा जो बच्चे चश्मा की सहायता से पढ़ते हैं, वो सब आंशिक दृष्टिबाधित की श्रेणी में आएंगे। आंशिक दृष्टिबाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? इनकी दृष्टि क्षमता 20 से 70 तक उत्तम आँख होती है।
गंभीर दृष्टिबाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? 2/20 होती है। अगला है दृष्टिबाधित बालकों को किस लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है? तो मैंने अभी शुरू में बताया था ब्रेल लिपि। हकलाने के क्या कारण है? वंशानुक्रम और वातावरण। श्रवण विकलांगता क्या है? जिनको सुनाई नहीं देता। किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में अक्षम होना श्रवण विकलांगता कहलाती है। इनके प्रकार देख लो: चालकीय श्रवण दोष, संवेदनक श्रवण दोष, मिश्रित श्रवण दोष, मध्य कर्ण श्रवण दोष, प्रकारात्मक श्रवण दोष। सामान्य श्रवण बाधितों की सुनने की ध्वनि स्तर कितना होता है? 31 से 51 डेसिबल। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, गंभीर श्रवण बाधित बालकों की श्रवण बाधिता स्तर क्या है? 70 से 89 डेसिबल। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? डेसिबल के अंक के आधार पर हम लोग इसका स्तर डिवाइड करते हैं। जैसे जो सामान्य है उनका 31 से 51 डेसिबल और जो गंभीर रूप से हैं उनका 70 से 89 डेसिबल। पूर्ण श्रवण बाधित बालकों में कितनी डेसिबल तक की श्रवण बाधिता होती है? ये 90 डेसिबल, जो पूरी तरह से सुनने में अक्षम है। समस्यात्मक बालक किन्हें कहते हैं? समस्यात्मक बालक वह है जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय, समाज में समस्याओं को उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं। वाक दोष के प्रकार बताइए। जैसे जो बालक अच्छे से बोल नहीं पाता वो वाक दोष के अंतर्गत आता है। आवाज़ की समस्या, प्रक्रियात्मक तथा उच्चारात्मक दोष, हकलाना, देर से बोलने वाले। प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस तरह कर सकते हैं? परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण, प्रवृत्ता परीक्षण और बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा हम प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर सकते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विभिन्नता के आधार पर 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। समस्यात्मक बालकों की पहचान कैसे करेंगे? निरीक्षण द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, अभिभावकों से बातचीत के द्वारा। मान संबंध बालक कौन से? वह बालक जिनकी मानसिक योग्यता औसत से कम होती है वो मान संबंध बालक कहलाते हैं। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से कम। बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों से आप क्या समझते हैं? ऐसे बालक जिनकी शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है। शैक्षिक रूप से पिछड़ापन को कितने भागों में बांट सकते हैं? सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन 2 भागों में बांट सकते हैं। मंदबुद्धि बालक का लक्षण बताइए। मंदबुद्धि बालक मूढ़ होता है, उसमें सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है। मंदबुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मंदित मना बालक, धीमी गति से सीखने वाला बालक। मानसिक पिछड़ेपन के आधार क्या हैं? शैक्षिक, सामाजिक और व्यवहारिक। बुद्धि लब्धि और सामाजिक सामर्थ्य को मापने के लिए किन विधियों को अपनाया जाता है? बुद्धि परीक्षण, समाज मितीय तकनीक, अनुकूलित व्यवहार का मापन, व्यवहार निरीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, संचयी अभिलेख। अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। गणितीय ब्रेल कोड से क्या तात्पर्य है? दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा ब्रेल के माध्यम से गणित सीखने के लिए एक कोड का प्रयोग किया जाता है जिसे गणितीय ब्रेल कोड कहा जाता है। वास्तविक आयु से क्या तात्पर्य है? वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से है जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। अगला है बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। अगला है ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि है जिसको स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है। निर्देशन क्या है? निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। परामर्श से आप क्या समझते हैं? ये अभी बता चुका हूँ। परामर्शदाता कौन होता है? जो परामर्श देता है वह परामर्शदाता होगा। परामर्श के रूप बताइए। संकटकालीन परामर्श, उपचारात्मक परामर्श, निवारक परामर्श, रचनात्मक परामर्श। परामर्श की विधियां देख लीजिए: निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श और समन्वित परामर्श। मार्गदर्शन से आप क्या समझते हैं? उचित राह से भटके व्यक्ति को सही मार्ग बताना मार्गदर्शन कहलाता है। परामर्श में सहयोग करने वाली किन्हीं 2 संस्थाओं का नाम लिखिए। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट सेंटर। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसे हम लोग इंग्लिश में CMO कहते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। डाइट की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा? जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1986 में की गई।
निरीक्षण से क्या तात्पर्य है? निरीक्षण का तात्पर्य है परीक्षा लेना, परीक्षा का तात्पर्य है सरलतापूर्वक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना। निरीक्षण कितने प्रकार का हो सकता है? संशोधनात्मक, विरोधात्मक, रचनात्मक। निरीक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? विद्यालय में जाना, विद्यालय को नवीन आयामों की सूचना देना, प्रदर्शन पाठों का आयोजन। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं का नाम बताइए। CBSE, NCERT और ICSE। अगला है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है? प्रतिभाशाली बच्चों के साथ अवसरों की समानता, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देकर आदि। यहाँ पर कुछ गैर सरकारी संगठन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर होना चाहिए कुछ सरकारी, क्योंकि ये सारी संस्थाएं सरकारी हैं। अगला है शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों और समस्याओं से परिचित हो सकें और वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सकें। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक और व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं। सामान्य बच्चों में कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? धीमी गति से सीखने वाले, बुद्धिलब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रित की समस्या, सृजन क्षमता की कमी। अगला है सामान्य बच्चे की 2 विशेषता बताइए। इनकी बुद्धि सामान्य होती है, वह शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है? जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं वो पिछड़े बच्चे होते हैं, चाहे वो शिक्षा हो चाहे खेल हो। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। दृष्टिबाधित, वाणीबाधित, श्रवण बाधित और अस्थिबाधित। मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों को देखने की क्षमता कितनी होती है? 20/70 और 20/200। वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जब बालक अपने भावों या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाता तो वो वाक दोष कहलाता है। अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। मेरु रज्जु का वक्र होना, विकृत नितंब, पांव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ, पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना। असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? गरीब, अनाथ, श्रमिक आदि। निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोण से आवश्यक है? बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में, बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में। परामर्श के क्या उद्देश्य हैं? व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए सहयोग करना। DGP का पूरा नाम क्या है? इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी, ये होगा आपका DGP का फुल फॉर्म। पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए। विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में तथा अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने में पर्यवेक्षक आवश्यक है। अन्वेषण विधि का खोज किसने किया? HE आर्मस्ट्रॉन्ग। 50 से 60 बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? मूर्ख। वाणी बाधित बच्चे कौन से होते हैं? ऐसे बालकों को वाक विकलांग कहा जाता है। हकलाना, तुतलानापन, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के सुर से बोलना, इसे वाणी दोष कहते हैं। श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं? 4। अल्फ्रेड बिने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण कब किया? 1905 में। परामर्श की 2 विधियां हैं, निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक। पर्यवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखो। निरीक्षणात्मक या पर्यवेक्षण का परंपरागत स्वरूप है। इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता माना जाता है तथा पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। दूसरा है नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की कठिनाई को जानने के लिए किया जाता है। पर्यवेक्षक शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण में सहयोग देता है। डाइट के को 2 विभागों के नाम लिखो। सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र, अंत क्रिया, नवाचार समन्वय। परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखो। रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश होता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। वाक दोष का अर्थ स्पष्ट करो। वाक दोष, विकलांग बालकों में वाणी दोष वाले बालक भी बहुत होते हैं। वाणी दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते या उनके द्वारा बोली गई बात श्रोता भली भांति समझ नहीं पाता अथवा देर से समझता है। बोलने के दोष प्रमुख हैं उच्चारण संबंधी दोष,
देर से बोलने के दोष, हकलाना, ओष्ठ विकृति, आवाज़ की समस्या और श्रवण विकृति, ये वाग दोष है। बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखिए। बाल अपराध एक सामाजिक कारण है, पारिवारिक कारण और भौतिक वंशानुक्रमण। डाइट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर उनमें एकात्मक स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका, पर्यवेक्षण की मार्गदर्शन संबंधी भूमिका। निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव लिखिए। सरकारी निरीक्षक विद्यालय के अभिलेखों, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों की व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम की भी जांच करें। निरीक्षकों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता एवं अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए। सामान्य अधिगम अक्षमता, जटिल अधिगम अक्षमता। धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं? आर्थिक परिस्थिति, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, संवेगात्मक घटक और व्यक्तिगत घटक। एक अध्यापक दृष्टिबाधित बालक की पहचान कैसे करेगा? अध्यापक दृष्टिबाधित बालकों में नेत्रहीन बालकों की पहचान आसानी से कर सकता है। दुर्बल दृष्टि बालकों की पहचान हेतु उनकी चिकित्सा कराकर की जा सकती है। समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? शैक्षिक समावेशी से अभिप्राय उन सभी छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है जो अवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग तथा शारीरिक मानसिक दक्षता से ग्रसित हैं। इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम या दोनों रूप से हो सकते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अपवंचन क्या है? गार्डन के अनुसार वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। अगला है, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इनकी बुद्धि लब्धि 80 से 85 के बीच में होती है। सृजनात्मक के प्रमुख तत्व बताइए। इनके प्रमुख तत्व हैं मौलिकता, प्रवाह क्षमता, लचीलापन, विस्तार की क्षमता, पुनः परिभाषीकरण, समस्या की अनुभूति। परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताइए। परामर्श के लक्ष्य, परामर्श प्रार्थी और परामर्शदाता। निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। अवलोकन और परीक्षण। अगला है, एन एनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स। ये पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं हॉलिंगवर्थ। पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। पिछड़े बालक में विशेषताएं पाई जाती हैं सीखने की धीमी गति, जीवन में निराशा का अनुभव, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण करने में विफलता। अगला यहाँ पर है, मन बुद्धि बालकों के शिक्षक को 2 गुणों को बताइए। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा की जा सकती है। शिक्षक को विषय वस्तु धीमी गति से तथा बार बार दोहराते हुए पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को बालकों की सहायता, परामर्श तथा निर्देशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस तरह ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमने आपको कराए इससे रिलेटेड। अगर ये सभी आपने अच्छे से पढ़ लिया, दिमाग में बिठा लिया, तो ये 70 to 80% आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। अब आपको ये करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं और आपके दिमाग में सेट हो जाएं। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएँ ताकि आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता